हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन को उसके ज़बरदस्त डिस्कशन के साथ। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये सब जो है कारगर साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट है इसका लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन यह भी पूछता है जो लेड पेंसिल है इसमें शीशा का प्रतिशत कितना होता है? तो 0%। इसका आंसर हम लोग बताएंगे। वहीं ग्रेफाइट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में इसके प्रश्न बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्या है? एक आपरूप है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक है। जो ग्रेफाइट है यह विद्युत तथा ताप का सुचालक है। वहीं ग्रेफाइट का संस्करण जो होता है वो sp2 होता है। और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2.24 होता है। वहीं हीरा जब भी क्वेश्चन बनता है और हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ कंपेयर करके भी पूछा जाता है कूट के हिसाब से, तो पूछ देता है कि हीरा का संस्करण जो होता है sp3 होता है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यह जो होता है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और आपका हीरा जो है इसका अपेक्षिक घनत्व 2.42 होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो होता है 2.42 होता है। फ्रेंड ध्यान में रखेंगे कि ग्रेफाइट जो है यह आपका अधातु होते हुए भी विद्युत तथा ताप का सुचालक है, जबकि हीरा ये धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? कुचालक है। दोनों क्या है? अपवाद में है। और इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि ग्रेफाइट का संस्करण sp2 होता है, वहीं हीरा का जो संस्करण होता है sp3 होता है। और ग्रेफाइट का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 2.24 होता है। और हीरा का अपेक्षिक घनत्व ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.24 होता है और हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और आप लोग इसका चाहें तो क्या कहते हैं, एक जगह पे नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के समय आप लोग फर्स्ट रिवीजन करके जा सकते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। वहीं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नया जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। जो रामगंगा नेशनल पार्क है या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। जब इसका स्थापना हुआ था तब इसका जो नाम था हेली नेशनल पार्क रखा गया था। जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ था तब उसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। और यह जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतना सारा बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। जो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है जिम कॉर्बेट का, इसलिए रखा गया है क्योंकि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच से जो है आपका रामगंगा नदी बहता है। ठीक है, रामगंगा नदी बहता है, इसलिए उसका नाम अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ, जैसे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। वहीं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में है। इस सब पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 से लेकर के 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं हम लोग। जो भी पुस्तक यहाँ पे लिया गया है ये सब 1857 के क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ये जो है सब 1857 क्रांति से संबंधित है और ये सब एक जगह पे कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है। फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है। वहीं द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? अशोक मेहता है। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है?
एस.एन. सेन है। 1857 के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। और जो एस.एन. सेन है ये 1857 का सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, बोलेगा कि 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? टी.आर. होम्स है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन है? टी.आर. होम्स है। और यही टी.आर. होम्स का कथन था 1857 को लेकर के कि यह जो है सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। कजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है और इसका डिस्कशन किस लेवल का दिया जा रहा है, जो कि किसी बुक में आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है एक जगह पर इतना सारा पॉइंट को। इसे इकट्ठा किया गया है, इसके लिए मेहनत लगता है फिर। तो वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पर नए आए हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसको जो अध्यक्षता किया था फ्रेंड्स, जो आपका बिहार के बांकीपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में, इसका अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। किसने किया था? R.N. माधोलकर ने किया था, यानी कि रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने किया था। वहीं बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। जो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, वो आपका 27वां अधिवेशन था। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ है गया में, वो 37वां अधिवेशन है। और आप देखिएगा तो डेट भी जो है आपका पहला अधिवेशन 1900 कब हुआ था? 12 में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन 1927 में हुआ था, 1922 में हुआ था। इसका भी डिफरेंस कीजिएगा तो 10 साल का होता है। और पहला अधिवेशन 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो 37वां अधिवेशन था। इसका भी अगर आप लोग डिफरेंस कीजिएगा तो 10 साल होता है। इस तरह से आप लोग ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। और जो दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में, इसका जो अध्यक्षता किया था किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। और इसी अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। तो इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और जो स्वराज पार्टी की स्थापना किया था किसने मिलकर किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था। और पहला अध्यक्ष भी बना था कौन? चित्तरंजन दास ही बना था स्वराज पार्टी का। इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि लोकटक झील जो तैरता हुआ द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? जो आपका लोकटक झील है तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो सबको पता होगा मणिपुर में है। ठीक है, और कैबुल लामजाओ जो है इसी झील पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बन चुका है फ्रेंड्स। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा झील के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि सांभर झील जो है आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। और जो सांभर झील है ना फ्रेंड्स, ये जो आपका खारे पानी का झील है। और आपका लोनार झील जो है कहाँ पर है? लोनार झील आपका कहाँ पर है? तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यह झील जो है आपका उल्का पिंड के टकराने से बना है या फिर गिरने से बना है। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन बनता है यह, कि किस अनुसूची का संबंध भाषा से संबंधित है? तो आपका 8वीं अनुसूची जो है इसका संबंध भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में अभी कुल 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में जो है 14 भाषा था। कितना भाषा था? जब मूल संविधान बना गया था, लागू हुआ था, उस समय संविधान में कुल 14 भाषा था। जब 14 भाषा था, अभी 22 भाषा है, तो इसे जोड़ा गया है ना। तो भाषा को जोड़ने के लिए संविधान में किसी भी चीज़ जोड़ने के लिए उसमें संविधान
में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया गया है। तो पहला भाषा जो जोड़ा गया था संविधान में संशोधन करके वो सिंधी था, और इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को पहले जोड़ा गया। ठीक, 14 की जगह 15 भाषा हो गया, कौन सा, सिंधी हो गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया था सिंधी को। तो और हम लोग कुछ और भाषा को देख लेते हैं जो कि संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। जैसे कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको 3 भाषा जोड़ा गया था संविधान संशोधन में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। इसका ट्रिक हम लोग नमक से याद कर सकते हैं। ठीक है, नमक ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। बोल देगा कि 71वां संविधान संशोधन में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 71वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है, तो आपका 3 भाषा दे देगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और एक कोई अन्य बाहर से भाषा को ऐड कर देगा, तो आपको उसको मारना होगा। या फिर इस तरह से भी सवाल बनता है कि कोंकणी जो है इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है या फिर कब जोड़ा गया है, इस तरह से सवाल बनता है। इसके लिए आप लोग नमक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। 71 संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। वहीं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था संविधान में संशोधन करके, वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, तो वह है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इसे हम लोग याद करने के लिए बोर्ड मस्ट ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, BO से हो गया बोडो, D फॉर डोगरी, MA फॉर मैथिली और S फॉर संथाली। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं BO यानी कि बो फॉर बोडो, डॉ फॉर डोगरी, मा फॉर मैथिली और स फॉर संथाली। इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं आएगा, जो है इससे और इससे आपको मैच नहीं करेगा, तो आपको कन्फ्यूजन दूर रहेगा इससे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं। तो इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए आते रहेगा। अगर आप लोग को टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति जो है इसका संबंध है आपका उद्यान कृषि से। वहीं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। वहीं पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध गेहूँ, चावल और भी अनेक फसल से था, लेकिन सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से जो प्रभावित फसल था वो गेहूँ था, दूसरे स्थान पर चावल था। वहीं बोलेगा कि हरित क्रांति जो भारत में आया था, कब आया था, 1966-67 में हरित क्रांति भारत में आया था, 66-67 में। ठीक है, और बोलेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो S स्वामीनाथन। कौन है, S स्वामीनाथन। ठीक है, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। एपीकल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से है। वहीं पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। पोमोलॉजी का संबंध जो है फलों का अध्ययन से है। और फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, फ्लोरिकल्चर का संबंध आपका हो गया फूलों के अध्ययन से है। तो इतना सारा पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ये सवाल जो है, इससे सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम में बनता है दोस्त, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, एक जगह पे लिख लेंगे ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। किसी भी प्रश्न को और या उसके फैक्ट्स को अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है, तो आप लोग इसका नोट भी बना लेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न लिए हैं ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। इसे एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है सवाल। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इससे आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर कैगा कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। इससे संबंधित और कुछ इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट लिया गया है, जो कि मतलब कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है। जैसे कूडनकुलम जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है, तमिलनाडु में है। वहीं नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है।
तारापुर जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और जैतपुर जो है आपका, ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये सब पॉइंट को क्या करेंगे, बढ़िया से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे सवाल बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको सीरियसली याद करना है, इससे हर एग्ज़ाम में सवाल बनता है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्ज़ाम क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। निमोनिया रोग किसके कारण होता है? तो जो निमोनिया रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। और हम अब क्या करेंगे, जीवाणु जनित जो रोग होता है सबको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जितना भी जीवाणु जनित रोग है सबको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे देख लेंगे। जैसे कि एंथ्रेक्स रोग भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। वहीं टाइफाइड रोग की हम लोग बात करेंगे, किससे होता है, जीवाणु से होता है। क्षय रोग की बात करेंगे, किससे होता है, जीवाणु से होता है। टेटनस रोग की हम लोग बात करेंगे, किससे होता है, जीवाणु से होता है। तपेदिक रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। वहीं काली खांसी रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। हैजा रोग जो होता है ये भी जीवाणु से होता है। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे जो पूछा जाता है। बोलेगा कि टाइफाइड रोग किसको प्रभावित करता है, तो ये आँत को प्रभावित करता है। वहीं आपका जो है हैजा भी है जो है आपको आँत को प्रभावित करता है। ठीक है, इस सब पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्म पानी का स्रोत ब्रह्मकुंड जो है कहाँ पर स्थित है? तो जो ब्रह्मकुंड है फ्रेंड्स, ये राजगीर में स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। यह बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। जो आपका ब्रह्मकुंड है यह बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, राजगीर के बारे में पढ़े हैं, तो राजगीर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जलकुंड है उस सबको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे देख लेते हैं, ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि सूर्यकुंड जो है आपका कहाँ पर है, राजगीर में है। नानक कुंड भी कहाँ है, राजगीर में है। गोमुख कुंड कहाँ पर है, राजगीर में है। मखदुम कुंड आपका कहाँ पर है, राजगीर में है। एक इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड आपका गया में है। तो हम लोगों ने देख लिया है ये सब क्या है, गर्म पानी का जलकुंड है। और सब क्या कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। बिहार के जो राजगीर में है, राजगीर से संबंधित हम लोग ये 4 पॉइंट देखे हैं। एक तो हो गया सूर्यकुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, मखदुम कुंड राजगीर में, और एक देख लिए थे ब्रह्मकुंड जो कि सबसे बिहार का गर्म जलकुंड है, वो भी राजगीर में है। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा देखेंगे कि अग्निकुंड जो है ये कहाँ पर स्थित है, गया में स्थित है। चलिए परीक्षा के दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। जैसे कि पंचायती राज लागू किया गया सबसे पहले कहाँ पर, तो ये जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, उस समय जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत में दूसरा जो पंचायती राज लागू किया गया था किस राज्य में, तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। पहला बोलेगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में किया गया था। वहीं दूसरा पंचायती राज किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। वहीं पूछेगा कि किस संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है, तो 73वां जो संविधान संशोधन है इसका संबंध पंचायती राज से है। वहीं 74वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध आपका नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में हुआ था। और इसमें जो है आपका जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है काम करने के लिए। वहीं पंचायती राज से संबंधित कुछ समिति भी गठित किया गया था, जैसे कि अशोक मेहता समिति हो गया, फिर बलवंत राय मेहता समिति हो गया, ये सबको ध्यान में रखेंगे। अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में आया था। कब आया था, 1977 में। और बलवंत राय मेहता समिति ये जो आया था आपका 1957 में। ठीक है, वहीं बोलेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किसने किया था, तो LM सिंघ समिति। कौन ने दिया था, LM सिंघवी समिति। इसको भी ध्यान में रखेंगे। जो पंचायती राज को संविधान में आपका जगह देने के लिए किसने सिफारिश किया था,
तो LM सिंह भी समिति ने किया था। और ये जो आया था 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। और फ्रेंड्स 2 बात और देखना है कि जो आपका अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता जो समिति था इसने आपका 2 स्तरीय पंचायती राज के लिए सिफारिश किया था। वहीं आपका जो था बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय जो मेहता समिति था इसने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए सिफारिश किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और